If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने प्रिज्म में डेविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, कितने एंगल ऑफ इमरजेंस पे कितना डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम प्रिज्म के डेविएशन और मिनिमम डेविएशन को कैसे सिचुएशन में एनालाइज करेंगे, वो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। और उसके साथ साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्मॉल एंगल प्रिज्म कहाँ काम आता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवीजन। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस किए थे उनको रिवाइज कर लें। ये सिचुएशन थी प्रिज्म की। ये एंगल ए जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और यहां से ये फर्स्ट इमरजेंस रे आई, ये पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने आई बोला, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने R1 बोल दिया। सेकेंड सरफेस पे वैसे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन हम इसको R2 बोलते हैं। और यहाँ जो रे निकली उस एंगल को हमने एंगल ऑफ इमरजेंस बोल दिया। इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्जेंट रे के बीच में जितना एंगल है, मीन्स रे फाइनली कितने एंगल से डेविएट हुई, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। इसको हम यहाँ डेल्टा से डिनोट किया है। अब ये R1 R2 क्यों कहा गया? क्योंकि प्रिज्म ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी या प्रिज्म क्या क्या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हर जगह ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का आइडिया एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर हम यहाँ से रे को रिवर्स कर दें तो ये आई हो जाएगा, ये फिर एंगुलर रिफ्रैक्शन होगा और ये फिर इमरजेंस हो जाएगा। तो ये दोनों ही रिवर्स रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इसको R2 बोल दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था प्रिज्म में कई बार काम आएगा, वो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E। ये दोनों अंदर के एंगल, इन दोनों का सम हर कंडीशन में एक इक्वल होगा। इसमें ये बात ध्यान रखें, ये हमेशा नहीं होगा। ये जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस तरफ, मतलब ये दोनों एंगल नॉर्मल के एक तरफ होंगे, मतलब ऐसा ट्राइंगल बनेगा, तो ये R1 प्लस R2 होगा। मान लीजिए ये रे और ऊपर जाए और किस तरह से ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस तरफ से आने लग जाए, उस केस में R1 माइनस R2 हो जाएगा। एंड दैट ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल। उस केस में R1 माइनस R2 इज इक्वल टू A होगा। बट मोस्टली जो सिचुएशन सामने आएगी वो ऐसी ही होंगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, देन डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। फॉर मिनिमम डेविएशन जो कंडीशंस बात की थी वो I इज इक्वल टू E, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी से बहुत आसानी से हमने देख लिया था। अब मिनिमम डेविएशन के केस में I इज इक्वल टू E या E इज इक्वल टू I कह सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मिनिमम डेविएशन का एंगल क्या होगा? ये 2I माइनस A हो जाएगा। और व्हाट वी कैन से इन दैट केस, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A। एंड मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस केस में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल को रिलेट किया था। एंड वी गॉट दैट फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ये रिजल्ट कई बार काम आएंगे, इसलिए हमें जितना हो सके अगर ये याद रहे तो अच्छा है। बट मेनली ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इसके बाद बाकी रिजल्ट आप अगर नहीं याद आए तो उसको डिड्यूस कर सकते हैं। Example 1. Ray is incident at angle 60 degree on one face of a prism angle 30 degree. If refractive index of the material of the prism is √3, find deviation. मतलब एक रे इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 6 डिग्री है और प्रिज्म एंगल 30 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल जिससे बना है उसका √3 है। हमें इस केस में डेविएशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी, दिस इज प्रिज्म। यहाँ पे हमें ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ से रे एंटर करेगी और यहाँ से निकलेगी, इन्हीं से मतलब है थर्ड फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए थर्ड फेस को नहीं बताया गया। ये N1 इज नॉर्मल एंड 6 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ व्हाट वी कैन से हियर, स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें। सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. Now mu1 is 1 because here air, so here
1 into sin 60, so we can write simply sin 60, and अंदर जो एंगल होगा R1 होगा, so what we can write here, sin 60 degree is equal to root 3 sin R1. Root 3 is refractive index of this material. So from where, if you substitute value of sin 60 root 3 by 2, so we will get sin R1 is equal to half and R1 is equal to 30 degree, and we can show it here this way. अब देखिए ये रे R1 30 लिया, तो ये नॉर्मल था, तो ये एंगल 60 बचा। अगर ये 60 है, ये 30 है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री। इट मीन सेकेंड सरफेस पर रे का नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा और रे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, मतलब रे की सेकेंड सरफेस पे बेंडिंग नहीं होगी। सम ऑफ बोथ द इंटरनल एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको इस तरफ देख सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ये 30 है, ए भी 30 है, तो R2 0 होगा। हम इस रिजल्ट से भी देख सकते हैं। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। नाउ वी कैन से हियर 30 डिग्री प्लस R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो R2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही तरीके देखने के, यहां हम ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं जो हमने पहले लिया था। ये एंगल 30, ये एंगल 60 और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 90 का ही बचेगा। यहां से देख सकते थे, एंड यू कैन यूज दैट रिजल्ट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। इन आइदर द केस यू गेट R2 इज इक्वल टू 0, मींस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस है, रे की बेंडिंग नहीं होगी, रे विल गो थ्रू स्ट्रेट। एट द सेकंड सरफेस रे इज एट नॉर्मल इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0 डिग्री। यहां इमरजेंस मान ली, यहां पे नॉर्मल से जो एंगल होता है रे का वो ये होता, तो ये 0 है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट डेविएशन? तो डेविएशन यहां पे केवल इसी रिफ्लेक्शन में हुआ। तो अगर ये रे यहां से स्ट्रेट जाती तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 होता, तो रे यहां पे 60 माइनस 30 डिग्री से टर्न हुई, इस तरह देख सकते हैं। एंड चाहे तो डेविएशन के रिजल्ट में हम रख सकते हैं। फॉर्मूला था क्या था डेविएशन का? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। I is equal to 60, E is equal to 0, and A is equal to 30. So again 30 degree. In that way you can also find deviation, and deviation यहाँ से आप सीधे भी फाइंड कर सकते हैं। ये 60 और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। अब ये ज्योमेट्री वाला आइडिया हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं किया है, क्योंकि वो ज्योमेट्री वाला आइडिया हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, बट ये जनरल रिजल्ट आप हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट वाज वेरी सिंपल सिचुएशन इन विच हाउ कैन वी प्रोड्यूस डेविएशन, जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2, ray is incident at angle 60 degree on one face of an equilateral prism. If refractive index of the material of the prism is root 3, find deviation. अब इंसिडेंस एंगल हमने 60 रखा और एंगल ऑफ प्रिज्म यहां देखना पड़ेगा। प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल प्रिज्म। इट मींस प्रिज्म एंगल 60 डिग्री का होगा। पिछले केस में प्रिज्म एंगल 30 था। अब 60 डिग्री होने से क्या चेंज आएगा? लेट अस सी। ये सिचुएशन होगी, ये एंगल ए 60 डिग्री का होगा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट विल बी हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. So for that we'll use Snell's law. Snell's law at the first refraction. Mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. Mu1 is 1, sin theta 1 means sin 60, mu2 is root 3 given, and theta 2 जगह हम रखेंगे R2. So what we get here? Sin 60 is equal to root 3 sin R2, sorry sin R1. Again sin 60 root 3 by 2. So sin R1 is half and R1 is 30 degree. So R1 is 30 degree. Now we can show this ray. अगर ये 30 डिग्री यहां से नॉर्मल से हम बनाएंगे तो यहां से एंगल 60 बचेगा। इट मींस अगर देखेंगे दिस रे विल गो पैरेलल टू दिस बेस दिस वे। अगर आप रिकॉल करें तो ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन में क्या होता था? या तो I इज इक्वल टू ई बोले, या जो मिडिल रे थी, जो प्रिज्म के अंदर रे थी, वो बेस के पैरेलल होती थी, या इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बिल्कुल सिमेट्रिकल। यहां से ये साइड और ये साइड मिलके आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाती थी। तो यहां ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है।
sum of both the internal angles of the refraction is equal to angle of prism. So R1 plus R2 is equal to A होना चाहिए, वहां से 30 plus R2 is equal to A 60, so R2 कितना आएगा 30 डिग्री. R1 plus R2 is equal to A means 30 degree plus R2 is equal to 60 degree, so R2 is equal to 30 degree. ये कंडीशन स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया. अदरवाइज यू कैन सी ज्योमेट्री हियर ऑल्सो. अब यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 30, ये 60 था, ये 60, तो इस एंगल को 60 होना ही होगा बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. और यहां से 60 हो गया तो इस नॉर्मल से एंगल 30 होगा. इस तरह से भी आप R2 कैलकुलेट कर सकते हैं. बट ये जो ज्योमेट्री का यूज है हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप से होगा, तो उसको हम यहाँ डिस्कस तो करेंगे बट विल नॉट राइट इट हियर. यहाँ पर हम केवल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिजल्ट है, मेथड है, वो लिखेंगे. नाउ ये N2 सेकेंड नॉर्मल एंड से रे विल गो इन व्हाट डायरेक्शन. फॉर दैट अगेन वी हैव टू यूज स्नेल्स लॉ. वैसे स्नेल्स लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है. अब इसकी ऑप्टिकल सिमेट्री, रिवर्सिबिलिटी या सिमेट्री देखेंगे, यहाँ ई भी 60 डिग्री आएगा. और वैसे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है I इज इक्वल टू E होना चाहिए, वहां से सीधे ले सकते हैं. आई विल रिकमेंड यू व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम डू लाइक दैट. बट यहाँ हम अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, देखें क्या उतना आता है. μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2. यहाँ पे μ1 दिस प्रिज्म मटेरियल इज फर्स्ट मीडियम, सो √3 sin 30 is equal to 1 into sin E. So from here √3 into half, √3 by 2 is equal to sin E is 60 डिग्री. तो ये कैलकुलेशन से भी बात वही आई. अब E 60 डिग्री, so what we have to calculate deviation. 60 डिग्री पर रे गई और इस रे को हम आगे एक्सटेंड करें, इस रे को पीछे एक्सटेंड करें, so we'll get here the angle of deviation and clearly it is a condition for minimum deviation. So what will be deviation see here this way. अब डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आप चाहें तो ये दोनों एंगल देख लें, कितना होगा 30 और 30 प्लस 30 60 डिग्री होगा. हम डेविएशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E. एंड अगर उसको यूज करें, देखिए क्या मिलता है. हम डेविएशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E. लेट अस यूज दैट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए. I भी 60 है, E भी 60 है और A भी 60 है, तो क्लियरली डेल्टा 60 डिग्री आएगा. कैसे, 60 प्लस 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो डेविएशन, अब देखिए यहाँ पे कई छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए दोनों ही एग्जाम्पल में हमने देखा कि ज्योमेट्री को यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं. स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है फॉर्मूले, डेल्टा का एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इनका यूज हर सिचुएशन में एक जैसा होगा. बट अगर ज्योमेट्री यूज करना चाहेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मिलेगी. यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि प्रिज्म को आप अलग से इन फॉर्मूलों का ग्रुप न समझें. एक्चुअली प्रिज्म दो बार प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन है. आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं. अगर ये आइडिया लेंगे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन एट 2 सरफेसेस, देन आप ज्योमेट्री को रिलाई करिए. इन रिजल्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है. एट द मोस्ट यू कैन सी दिस रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत काम आएगा. तो आप सारी सिचुएशन को वैसे भी एनालाइज कर सकते हैं. बट टू क्विकन द प्रोसेस इन एग्जाम, व्हाट आई रिकमेंड, इट इज बेटर टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स एज वेल एज साइमल्टेनियसली वो ज्योमेट्री क्या थी वो भी दिमाग में रहनी चाहिए. वो क्योंकि वो ज्योमेट्री आपको सिचुएशन से बहुत जल्दी ऑब्जर्व होगी. और ये हमने बहुत बिगनिंग से बात की थी कि इफ यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम and exploit the geometry, you can solve every problem in geometrical optics. That's why it is called geometrical optics. तो आपको फॉर्मूलों पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा. मैं चाहूंगा कि आप दोनों पैरेलल मेथड साथ साथ चलें. आप रे डायग्राम बनाते हुए ज्योमेट्री देखते हुए उसको भी सॉल्व करें, क्योंकि अगर उस प्रोसेस में आप एक्सपर्ट हो गए तो आपको रिजल्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिजल्ट है, देन यू कैन इन सम सिचुएशन अपने सॉल्यूशन को बहुत जल्दी कर सकते हैं. Example 3. A ray of light is incident normally on one face of prism of refractive index mu. Find the prism angle A if the ray just fails to emerge from the prism at the second refracting surface. Here we have to reduce general condition. मतलब हमारे पास एक प्रिज्म है जिसके फर्स्ट फेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है.
अब हमें प्रिज्म एंगल कितना रखें कि सेकंड फेज पर रे जस्ट फेल टू इमर्ज, इट मींस सेकंड कंडीशन रे पर जो है रे का ग्रेजिंग इमर्जेंस हो, मतलब वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सहारे सहारे निकल जाए, मीडियम के बाहर ना निकल पाए, ये कंडीशन अगर आप ध्यान से देखें, इसका मतलब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है वो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो अगर इतना आपने डिड्यूस कर लिया, इट मींस यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। बस अब इन कंडीशंस को मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। लेट अस सी व्हाट वी डू इन सॉल्यूशन। से हियर दिस इज ये नॉर्मल इंसिडेंस और यहाँ R2 और ये रे ऐसे चली गई, तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ गया कि यहाँ पे TIR की कंडीशन इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि अब ये R2 क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। इट मींस TIR कब होता, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से इनफिनिटली स्मॉल अमाउंट भी ज्यादा हो जाता, यहाँ पर रे टोटली अंदर की ओर बेंड हो जाती। यहाँ पे TIR हुआ नहीं है, बट इससे जरा सा भी ज्यादा R2 होगा तो TIR हो जाएगा। इट मींस R2 इज द क्रिटिकल एंगल। For no emergence at the second refracting surface, the angle R2 must be greater than that the critical angle, that is at the second surface TIS take place or there must be grazing emergence। मतलब बात साफ है कि अगर सेकेंड इमर्ज, देखा क्वेश्चन कंडीशन देखिए वहां पे क्या है कि रे जस्ट फेल्स टू इमर्ज, तो फेल्स टू इमर्ज में दोनों ही बातें आ जाएंगी, या तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए या TIR हो जाए। लेकिन हमें कंडीशन इंप्लीमेंट करने के लिए, फाइंड करने बाउंड्री वाली जो चीजें वो यूज करनी पड़ेगी, मतलब कि ग्रेजिंग इमर्जेंस, इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन ट्राइंगल APQ, जैसे APQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल A है तो ये 90 - A होगा, तो ये R2 एंगल A होगा। एंगल AQP इज इक्वल टू 90 - A, सो R2 इज इक्वल टू एंगल A। Now we use Snell's law according to the required conditions. What we can see? R2 is equal to A and that should be equal to or greater than theta C. अब या तो Snell's law यूज कर लें तो भी थीटा C आएगा, अदरवाइज थीटा C का रिलेशन मालूम होता है, थीटा C is equal to sin inverse 1/μ. So what we can see here, A should be greater than or equal to theta C and which is equal to sin inverse mu by A। तो आप कंडीशन लिख सकते हैं A is greater than equal to theta C or A is greater than or equal to sin inverse 1/μ, because here theta C is not given, mu is given, so we should write the answer A is greater than or equal to sin inverse 1/μ। एग्जाम्पल 4, सो ये कंडीशन थी नो इमरजेंस की। लेट अस सी इस टाइप के एनालिसिस और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल 4 में देखते हैं, a ray of light is at grazing incidence on one face of prism of refractive index mu. Find the prism angle A if the ray just fails to emerge from the prism at the second refracting surface। मतलब यहाँ पे जो पहली सरफेस पे इंसिडेंस है वो नॉर्मल है। हमने पिछली प्रॉब्लम में इंसिडेंस के लिया था, सॉरी यहाँ पे इंसिडेंस ग्रेजिंग है और पिछली प्रॉब्लम में इंसिडेंस नॉर्मल लिया था। मतलब एक तरह से अगर इन दोनों प्रॉब्लम के रिजल्ट को हम मिला लेंगे तो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस काउंट हो गए। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ग्रेजिंग मतलब क्लोज टू 90 और पिछली प्रॉब्लम एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को मिलाएंगे तो इंसिडेंस एंगल 0 to 90 कितना भी हो, उस केस में प्रिज्म एंगल क्या हो कि सेकेंड फेज पर इमरजेंस ना हो, वो सारी कंडीशंस मिल जाएंगी। सो हियर दिस इज द, मतलब फर्स्ट केस पे ग्रेजिंग इंसिडेंस फर्स्ट फेज पर और सेकेंड फेज पर ग्रेजिंग इमरजेंस। अगर ऐसा होता है तो रे बाहर नहीं निकल पाएगी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस और मिनिमम डेविएशन ऑल्सो। वाई नो इमरजेंस एंड वाई मिनिमम डेविएशन? क्योंकि अगर यहां देखें ये रे ऐसे जा रही है और अगर यहां से देखें तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। हाउ वी कैन सी? ऐसा कैसे कह सकता है? वो ये है कि स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, केवल ज्योमेट्रीज देखेंगे नहीं कह पाएंगे। ज्योमेट्रीज तो आप बोलते हैं ये पॉइंट की थोड़ा ऊपर होता तो ये रे ऐसे हो जाती, बट नहीं, अगर स्नेल्स लॉ साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे
इस एंगल और इस एंगल में जो रिलेशन होगा इक्वेशन, वही इस एंगल में होगी, मैथमेटिकल रिलेशन। और ये एंगल आई और ये दोनों इक्वल हैं, तो R1 और R2 भी इक्वल होंगे। तो आई और ये दोनों ही 90 है, मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है ये। सो R1 एंड R2 दोनों इक्वल होंगे। फॉर नो इमर्जेंस एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस द एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दैट इज at the second surface either TIR takes place or there must be grazing emergence। मतलब TIS takes place के लिए यहाँ पे R2 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए क्रिटिकल एंगल से इक्वल होना चाहिए। तो हम कंडीशन लिखेंगे R2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। R2 min इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा। वाई R2 min? क्योंकि R2 की मिनिमम वैल्यू अगर थीटा सी से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गई तो उससे ज्यादा पर तो रे बाहर निकल ही नहीं सकती ना, क्योंकि अगर R2 की मिनिमम वैल्यू ही थीटा सी है तो उससे बड़ी वैल्यू क्या थीटा सी ज्यादा होगी, यहाँ पे टीआर हो जाएगा, रे बाहर नहीं निकल पाएगी। सो दिस इज द कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। नाउ जस्ट सी, अब ये लैंग्वेज में आप कितना भी लिखें, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन से चीजें जितनी स्ट्रिक्टली क्लियर होती है उतनी स्टेटमेंट से नहीं होती। सो फॉर नो इमरजेंस एट द सेकेंड फेज द कंडीशन इज R2 min इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी। इक्वल टू थीटा सी में ग्रेजिंग इमरजेंस होगा और ग्रेटर देन थीटा सी में टीआईआर हो जाएगा, मतलब दोनों ही केस में इमरजेंस नहीं होगा। इक्वेशन 1, नाउ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो R2 min तब होगा जब R1 max होगा, बिकॉज A इज ए फिक्स्ड वैल्यू। सो व्हाट वी कैन से हियर, R2 min इज इक्वल टू A माइनस R1 max, और R1 max की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी ही हो सकती है। वो कैसे, उसको समझने की बात है। अब देखिए यहां से रे आई ऐसे आती तो कुछ R1 होता, आई इंक्रीज करेंगे तो R1 इंक्रीज होगा, बिकॉज साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू कांस्टेंट है, तो आई इंक्रीज करेंगे तो R1 इंक्रीज होगा। अब आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 के क्लोज हो सकती है, तो 90 के क्लोज होते ही R1 क्या हो जाए क्रिटिकल, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू थीटा सी ही हो सकती है। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट इट हियर फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्वियस दैट R1 max इज इक्वल टू थीटा सी। ये ऑब्वियस है, इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं। अब 1 2 3 को कंबाइन करें, व्हाट, यहां पे हम क्या रख दें, थीटा सी, R1 max is equal to theta c and R2 min is greater than theta c। इन तीनों को कंबाइन करें, so what we get here, substituting values from equation 1 and 3 into 2, so what we get here, theta c is this, what is that, ये वैल्यू थीटा टी से बड़ी और ग्रेटर है, तो ये R2 min की वैल्यू, तो ये वैल्यू थीटा सी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और स्मॉलर, जिस greater than or sorry here this value should be greater than or equal to, क्योंकि R2 min थीटा सी से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, ये R2 min की वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा सी से ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां रख दिया। और यहां पे क्या आना चाहिए था हमारे पास, जस्ट सी हियर, व्हाट इज दैट, व्हाट टू गेट। अब ये तो हमने कंबाइन कर दिया क्योंकि R1 max की वैल्यू थीटा सी रख दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, थीटा सी को इधर ले जाएं या दोनों तरफ थीटा सी ऐड कर दें, सो व्हाट यू गेट हियर, 2 theta c must be less than or equal to a, or a must be greater than or equal to 2 theta c, this, or a must be greater than or equal to 2 theta c। अगर ये कंडीशन होती है तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इमरजेंस हो ही नहीं सकता। इट मीन्स फॉर नो इमरजेंस व्हाट वी फाइंड एट सेकेंड, a should be greater than 2 theta c। Now we can combine these results. Conditions for emergence and no emergence at the second phase, मतलब ये सेकंड फेज पे ही इमरजेंस नो इमरजेंस की बात है। अगर पिछले क्वेश्चन और इस जो अभी दो पिछले क्वेश्चंस के रिजल्ट को हम कंबाइन करें, सो वी कैन राइट इन दिस वे, सर्टेनली नो इमरजेंस एट द सेकंड फेज। तो ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 theta c। Now, sure emergence at the second phase, A should be less than theta c। इसको भी समझ पाएंगे अगर हम ये देखें, may or may not emerge at the second phase।
अगर मे और मे नॉट इमर्जेंस का मतलब क्या हुआ, दिस ए अगर थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में होगा तो सेकंड सरफेस पर लाइट इमर्ज भी कर सकती है और नहीं भी, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। मतलब अब यहाँ पे ये बहुत क्लियर है, अगर ए थीटा सी से कम है इट मीन सर्टेनली सेकंड फेस से रे बाहर निकलेगी। ए 2 थीटा सी से बड़ा है तो सर्टेनली सेकंड केस से सरफेस से रे बाहर नहीं निकलेगी, मतलब वॉट एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। बट अगर ए थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में है तो डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड फेस से रे बाहर निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती। सेकेंड फेस से रे बाहर कब नहीं निकलेगी, जब R2 जो है थीटा सी है उससे बड़ा हो जाएगा। नाउ लेट अस सी हियर श्योर इमर्जेंस एट द सेकेंड फेस। इस कंडीशन को हम एक बार सोचने वाले, क्योंकि ये दो कंडीशंस हम देख चुके हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट वी डू इन हियर। R1 plus R2 is equal to A. R2 is equal to A minus R1 और 0 डिग्री एंड थीटा सी के बीच में R1 होगा, क्योंकि R1 की वैल्यू इसी बीच में हो सकती है, ये ज्योमेट्री से क्लियर था। नाउ व्हाट यू कैन से R2 मैक्स इज इक्वल टू A माइनस R1 मिन। अगर यहां पे इसको मिनिमम करते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो R1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो R2 मैक्स क्या हो जाएगा A हो जाएगा। मतलब ये R2 मैक्स R1 की मिनिमम वैल्यू 0, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस जो हमने पिछले से पिछले एग्जांपल में बात की थी। R2 मैक्स A होगा। फॉर श्योर इमर्जेंस एट द सेकंड फेज व्हाट वी कैन से R2 मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू थीटा सी। मतलब R2 मैक्स की मतलब सेकंड R2 जो एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही अगर थीटा सी से कम हो जाए तो वहां टीआईआर या ग्रेजिंग इमर्जेंस हो नहीं सकता, रे सर्टेनली बाहर निकलेगी। बट अगर इक्वल टू हो जाए तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, तो उसको भी इमरजेंस में काउंट कर लिया है। सो ए शुड बी लेस देन थीटा सी और इक्वल टू। अगर हम इक्वल टू और लेस देन लेते हैं तो हम बोलेंगे इक्वल टू में सेकंड फेज पर ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब इमरजेंस जस्ट हो ही बाउंड्री वाली बात है। बट हम कहें देर इज श्योर इमरजेंस तो ये हम केस लेंगे लेस देन थीटा सी, तो ये केस भी क्लियर हो गया। सो नाउ वी कैन समराइज दिस रिजल्ट। अगर प्रिज्म एंगल 2 थीटा सी से बड़ा है तो इमरजेंस हो ही नहीं सकता। अगर थीटा सी से छोटा है तो इमरजेंस होगा ही होगा। अगर थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में ये है तो डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस होगा या नहीं होगा वो सिचुएशन बताएगी। Example 5. Refractive index of a prism is 5/3. Rays are incident at all angles of incidence from 0 to 90. Means उस प्रिज्म पर 0 से 90 के बीच में सारे एंगल्स पर रेज आ रही हैं। Now these two columns are given. In first column, different prism angles are given. A 30 degree, B 50 degree, C 70 degree और D 80 degree. And in second column PQRS, different conditions are given. What is PU? No ray will emerge at the second surface, means certainly no emergence. Q, some rays are reflected back into the prism at the second phase. मतलब कुछ रेज रिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब कुछ रेज बाहर भी निकल सकती हैं। अब ऐसा क्यों, एक रे नहीं है इस केस में, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रेज, तो इसमें क्यों का कुछ रेज तो का इमरजेंस नहीं हुआ, कुछ रे का इमरजेंस हो गया। Some rays are refracted into the air at second phase. इसमें ये हुआ some rays दूसरे मीडियम में निकल गई, मतलब बेसिकली Q और R एक जैसे ही बात है। Q क्या कहता है, कुछ रेज अंदर आ गई तो बाकी रेज क्या हुई दूसरे मीडियम में चलेगी। R क्या कहता है, some rays are refracted into air, मीन्स कुछ रेज बाहर निकली और कुछ रेज अंदर चली गई। And as all rays will emerge at the second phase, as का मतलब सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेकेंड फेज पर इमरजेंस हो रहा है। नाउ लेट अस सी हाउ विल एनालाइज। वी हैव टू सजेस्ट सुटेबल मैच, इट इज मैट्रिक्स मैच टाइपिफिकेशन। क्रिटिकल एंगल इस केस के लिए क्या होगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। सो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू मींस 3/5 एंड साइन इनवर्स 3/5 इज 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। सो क्रिटिकल एंगल 37 आया, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, अगर ए 37 से छोटा है तो सर्टेनली देयर इज इमरजेंस, सारी रेज बाहर निकल जाएंगी।
अगर ए 2θc से बड़ा है तो कोई भी रे बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन अगर ए θc और 2θc के बीच में है तो कुछ रेस इमर्ज होंगी और कुछ रेस इमर्ज नहीं होंगी। मतलब उस केस में Q एंड R दोनों आंसर होंगे। सो ए एंगल 36 डिग्री सर्टेनली लेस देन θc, तो इस केस में ऑल द रेज विल इमर्ज एट द सेकंड फेस, श्योर इमर्जेंस। इट मीन्स व्हाट द आंसर विल बी हियर, ए के लिए आंसर होगा S is it. Now for what B, A 50 डिग्री, so 50 डिग्री θc और 2θc 74 होगा, तो θc और 2θc के बीच में है। अगर ऐसा है तो कुछ रेज बाहर, मतलब कुछ एंगल वाली रे बाहर निकलेंगी और कुछ एंगल वाली रे बाहर नहीं निकलेंगी। सो व्हाट द आंसर विल बी Q and R both, because Q and R here they are referring the same condition। एक ही बात को दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मे और मे नॉट इमर्ज एट द सेकंड फेज, मतलब मे और मे नॉट इमर्ज, कोई भी एक रे हो सकता है निकले या ना निकले, ये डिपेंड करेगा आई पर, लेकिन यहाँ पे आई की सारी वैल्यूज प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कुछ आई के लिए रेज बाहर निकल जाएंगी, कुछ आई के लिए रेज बाहर नहीं निकलेंगी। सो बी का आंसर होगा Q and R। सिमिलरली सी के लिए वही कंडीशन है, Q and R, बिकॉज 2θc 74 होगा और यहाँ ए 70 ही है। सो मे और मे नॉट इमर्ज एट द सेकंड फेज। फॉर सी द मैच इज Q and R। नाउ व्हाट अबाउट डी, इज 80 सर्टेनली ग्रेटर देन 2θc, मतलब 74 से बड़ा है। इट मीन्स नो इमर्जेंस, मतलब किसी भी, ये सारी रे जो 0 से 90 के एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली हैं, इनमें से एक भी रे बाहर नहीं निकल पाएगी। So this is condition for certainly no emergence. So for C, the match will be what? Can see P. So here, this is the final answer. For A, answer is S. For B, answer is Q and R. For C, answer is Q and R again. And for D, answer is P. Now that was application of that result. We should again revise this. अगर A θc से छोटा है तो श्योर इमरजेंस होगा, A 2θc से बड़ा है तो सर्टनली नो इमरजेंस होगा। अगर A θc और 2θc के बीच का है तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेज बाहर निकलेंगी और कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेज बाहर नहीं निकलेंगी। एग्जाम्पल 6, the cross section of a glass prism has the form of an isosceles triangle. One of the equal face is coated with silver. A ray is incident normally on an unsilvered face and being reflected twice emerges normally through the base of the prism. अब एक बार क्वेश्चन को समझिए। एक आइसोस्केलेस प्रिज्म है जिसमें एक सरफेस को सिल्वर्ड कोट किया, मतलब उसको मिरर बना दिया, अंदर से बाहर दोनों से रिफ्लेक्ट होगी। सो सर्टेनली हम अंदर की रिफ्लेक्ट सरफेस की बात करेंगे। अब एक रे जो एक अनसिल्वर्ड फेस से उससे नॉर्मल इंसिडेंस हुई और सिल्वर्ड फेस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक बार और रिफ्लेक्ट हुई। अब देखिए सिल्वर्ड फेस मिरर है, वहां तो रिफ्लेक्शन होना है, दूसरी बार रिफ्लेक्शन होना है, मतलब TIR, क्योंकि दूसरा मिरर नहीं है। तो यहाँ ये समझना होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज एट द सिल्वर फेस, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, एंड सेकंड रिफ्लेक्शन जो ट्वाइस रिफ्लेक्शन की बात हुई उसमें एक TIR है, और उसके बाद फाइनल रे प्रिज्म के बेस से इमर्ज हो जाती है। मतलब अगर ये आइसोस्केलेस प्रिज्म लिया, यहाँ से रे आई, यहाँ गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे TIR हुआ और ये निकल गई, इस तरह से नीचे वर्टिकल निकल आएंगे। दिस इज प्रिज्म। ड्रॉ रे डायग्राम। अब देखिए रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल दिया गया, वैसे इसमें कुछ एनालाइज करना होगा, लेकिन रे डायग्राम आप कोई भी एनालिसिस करें, रे डायग्राम आपको पहले सोचना होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बट हियर आई हैव मेड दिस एज ए पार्ट क्वेश्चन, बट जनरली इन एग्जामिनेशन दिस विल नॉट बी ए पार्ट, ये आपको अपने आप करना होगा। सो व्हाट वी कैन थिंक, से दिस इज आइसोस्केलेस प्रिज्म। ये जो साइड है इसको हमने, देखो यहाँ पे एक ग्रे लाइन है, तो इसको हमने मिरर अज्यूम किया है। यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस आई, हियर यू कैन सी द नॉर्मल। ये बी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पर, यहाँ पर रे क्रॉस कर गई 90 डिग्री, और यहाँ पर सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सी पर एक नॉर्मल बना दिया। तो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लो एक्स, तो यहाँ रे एक्स एंगल पर ही चली जाएगी दिस वे। सो दिस एंगल विल बी एक्स एंड दिस एंगल विल बी एक्स।
यहाँ पे ध्यान रहे ये टी आई आर नहीं है, यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे ट्वाइस दोबारा रिफ्लेक्शन होना तो यहाँ पे टी आई आर ही होना पड़ेगा क्योंकि ये मिरर नहीं है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए और कंडीशन थी रिफ्लेक्शन के बाद रे मतलब बेस में से निकलती है नॉर्मली, मतलब बेस पे इसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है इस तरह से। ये कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, उस एंगल को हम y एंड y एज्यूम कर लें। दैट वे नॉर्मल दिस एंगल y, दिस एंगल y। सो दैट इज द रे डायग्राम वी हैव ट्रेस्ड। नाउ यहाँ पे बात सोचने की थी कि मिरर पर तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ट्वाइस रिफ्लेक्शन बोला है तो दूसरा रिफ्लेक्शन टी आई आर होगा, क्योंकि मिरर से एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद जब तक रे मुड़ के लौट के नहीं आएगी मिरर पे दोबारा नहीं हो सकता। तो मिरर पे अगर दोबारा रिफ्लेक्शन लेते हैं तो तीसरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब उसको नहीं होना है। तो पहला रिफ्लेक्शन मिरर सरफेस पे और दूसरा टी आई आर। सो इन दैट वे लिटिल बिट थिंकिंग वी हैव ड्रॉन द रे डायग्राम। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन बी पार्ट, फाइंड द प्रिज्म एंगल। तो इसके लिए प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स सी हाउ वी एनालाइज। ये प्रिज्म एंगल ए जिसे हमें फाइंड करना था, ये हमने ए शो कर दिया। अब अगर देखें तो व्हाट वी डू इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी इज 90 डिग्री। तो एंगल ये अगर ए है तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा, और ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू ए होगा, वो हमने यहाँ से देख लिया बड़ा इजली ज्योमेट्री से, एंड वही हम कैलकुलेट करेंगे। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। सो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ से देखें तो ये 90 डिग्री माइनस एक्स है, और ट्राइंगल देखें तो 90 डिग्री माइनस ए है, एंड व्हाट दिस इक्वेशन गिव्स एक्स इज इक्वल टू ए। यू गॉट डेविएशन एट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन में डेविएशन, मतलब अगर यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता तो रे यहाँ जाती, तो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ डेविएशन, उसको हम डेल्टा 1 बोलते हैं। अब देखिए डेल्टा 1 आपको क्लियरली क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है, और यहाँ ज्योमेट्री से डेल्टा 1 क्या होगा 180 माइनस 2x क्लॉकवाइज। सो डेल्टा 1 इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 2x और 180 डिग्री माइनस 2a बिकॉज x इज a and this is clockwise. This is very important result. The same calculation will repeat for the point D, जो जहां पे TIR हो रहा है वहां के लिए। In right triangle CBD, this CBD, अब देखिए ये एंगल 2a है, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस 2a होगा, और यहां से 90 माइनस y होगा, तो y इज इक्वल टू a होगा। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, बट लेट अस सी हाउ वी राइट हियर। Triangle BDC is equal to 90 minus 2x from the triangle, and from here ये y है, ये पूरा नॉर्मल था तो ये 90 होता, तो ये एंगल 90 minus y भी हुआ। अगर इसको कंपेयर करेंगे what you get here, this 90 minus 2x and 90 minus 2a, x is 2a, और ये 90 minus y भी होगा, 90 minus y is equal to 90 minus 2a, so y is equal to 2a, ये मिला। अब सेकंड फेज पर जो रिफ्लेक्शन हुआ टीआईआर, वहां पे डेविएशन देख लें। यहां पे डेविएशन क्या होगा, अगर ये रे यहां पे टीआईआर नहीं होता सीधी जाती, तो ये ऐसा रे ऐसी मुड़ी, सर्टेनली इट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेट अस सी हाउ मच डेविएशन इज। डेविएशन एट द सेकंड रिफ्लेक्शन और टीआईआर डेल्टा 2 दिस, ये आपको बिल्कुल अब दिख जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या होगा 180 माइनस 2y, एंड y की वैल्यू 2 है, तो ये 180 माइनस 4a हो जाएगा। So delta 2 is equal to 180 minus 2y and y is equal to 2a. So 180 minus 4a and counterclockwise और anti-clockwise. अब यहां से हम देखें y भी है कैलकुलेट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। एक्चुअली डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 को हम विद सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐड कर दें, मतलब डेल्टा 1 में से डेल्टा 2 माइनस कर दें तो रे का नेट डेविएशन आ जाएगा। यहां देखिए ये डेल्टा 1 और ये रे ऐसी पैरेलल लाइन में यहां खींच सकता हूं, ये डेल्टा 2 होता, इज इट। तो ये क्या होता, नेट डेविएशन बचता ये यहां से यहां तक। अब अगर आप देखिए यहां से व्हाट वी कैन थिंक, ये जो रे है ये आइसोस्केलेस प्रिज्म है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसा, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करता, मतलब इधर a/2 होता, मतलब ये जो एंगल है ना यहां से ये a/2 है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये दिखा आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये ध्यान दें। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में दोनों इक्वल साइड्स के एंगल से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, या
इस एंगल को बाइसेक्ट करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये रे परपेंडिकुलर ही तो है, तो और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों पैरेलल होंगी, तो यहाँ से इधर एंगल आधा a/2 होता, तो ये एंगल क्या आधा a/2 है। बस समझ में आ गई होगी। और एक बात और, फाइनल रे ये ऐसे जा रही थी, तो हम एक्चुअल डेल्टा देखें तो क्या यही तो है, ये मतलब नेट डेल्टा। सो व्हाट इज नेट डेल्टा? दैट इज ये एंगल क्या था, यहां से ऐसे जाती यहां जाती, मतलब ये पूरा एंगल 90 होता, और ये कितना a/2। सो नेट डेल्टा इज 90 माइनस a/2। इसको समझ लें, ये एंगल a/2 है, आप समझ सकते हैं क्यों, एक आधा होगा और ये पूरा 90 था, तो ये नेट डेल्टा हुआ तो क्या हुआ 90 माइनस a/2, और ये देखो y के बराबर ही है, तो इज इक्वल टू हम क्या 2a लिख देंगे। सो हम सीधे लिख सकते हैं 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू a। सो 90 इज इक्वल टू 2a प्लस a/2 और 5a/2। सो a is equal to 2 into 9 by 5, 36 degree. In that we can calculate, but we good, ये हमने सीधे ज्योमेट्री यूज कर लिया, but we can use standard result because net delta is delta 1 plus delta 2 total deviation, delta 1 90 minus a/2, ये हमने देखा था टोटल डेविएशन 90 माइनस a/2 होगा, और ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होना चाहिए। डेल्टा 1 की वैल्यू दिस और डेल्टा 2 दिस, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। सो 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2a माइनस 180 माइनस 4a, ये डेल्टा 1 था ये और डेल्टा 2। नाउ इसको देखिए 180 180 कैंसिल, ये माइनस 2 है और ये प्लस 4 है, तो प्लस 2a बचेगा। सो 90 माइनस a/2 इज अगेन 2a। यही कंडीशन में सीधे देखा था, ये नेट डेविएशन तो यही था ना, रे यहाँ जा रही थी y और y 2a है, तो 2a नेट डेविएशन था, और ये हमने यहाँ से 2a निकाला देखो इन दोनों से, और इधर क्या हुआ यहाँ से दिख रहा है नेट, ये कितना होगा 90 minus a/2। So what you can see 5/2a is equal to 90 degrees, so a is equal to 36 degrees. That was little bit calculation. Again just see, यहाँ देखें तो ऐसा नहीं कि आप प्रिज्म के रिजल्ट आप याद करें, एक्चुअली जो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में सारी बातें की थी, TIR हुआ, और इन सारी बातों को अगर आप एक्यूरेटली कॉन्फिडेंस से यूज कर सकते हैं तो प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली डेविएशन से रिलेटेड जो है। एग्जांपल 7, मिनिमम डेविएशन। अब देखिए मिनिमम डेविएशन की हमने बात की थी। नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन मिनिमम डेविएशन। ऐसा नहीं कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको लेंगे, वी टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न। रे ऑफ लाइट passing through a prism of material of refractive index √2 suffers minimum deviation. It is found that angle of incidence is double of the angle of refraction within the prism. What is the angle of prism? अब देखिए मिनिमम डेविएशन में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मिनिमम डेविएशन में जो अंदर वाली रे है वो प्रिज्म के एपेक्स, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल वाला वर्टेक्स होता है प्रिज्म एंगल वाला, उससे आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाती है, या प्रिज्म कंप्लीट मान लें तो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है ये, और R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं। ये सारी ज्योमेट्री आपके माइंड में रहनी चाहिए, और ये सब आपके माइंड में है तो हम बहुत आसानी से बहुत सारी सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। और यहां भी उन चीजों को देखें और उनको ध्यान रखते हुए रे डायग्राम ट्रेस करेंगे। सही है, हमने उस कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हुए रे डायग्राम बना लिया। डेल्टा मिन की कंडीशन में ये क्या होगा, R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, तो इनको हमने थीटा थीटा शो कर दिया। और ये जो कंडीशन किस्त में दी है, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। ये थीटा है तो 2 थीटा होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी तो वही होगा 2 थीटा। तो ये थीटा मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी, और ये 2 थीटा, ये 2 थीटा मतलब क्वेश्चन में दिया वो इंप्लीमेंट कर दिया, बस केवल √2 यूज करना है। नाउ व्हाट वी डू हियर, स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब चाहे फर्स्ट पे यूज करें चाहे सेकंड पे यूज करें, यू विल गेट द सेम कंडीशन। सो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। सो μ1 इज 1, θ1 इज 2 थीटा, सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू म्यू मतलब √2 इंटू sin θ। सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू sin θ।
Sine 2 theta we can write here what? 2 sine theta cos theta. So 2 sine theta cos theta is equal to root 2 sine theta. So sine theta will cancel out. So what we have? Cos theta is equal to 1 by root 2. So theta is 45 degrees. Cos inverse 1 by root 2. So theta is 45 degrees. Very simple calculation. Now at minimum deviation, the ray DE is parallel to the base, जो हमने ज्योमेट्री बताई थी. अगर ऐसा है तो ADE is equal to AED. ADE क्या है? ADE is equal to AED. दोनों 90 माइनस थीटा होंगे, ये भी 90 माइनस थीटा होगा. और कितना होना चाहिए? दिस 45. एक बात ये. तो अब यहां से अब देख सकते हैं ये 45 तो ये कितना 90 बचे, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. ये दैट वी कैन डू. इन ट्राइंगल ADE, A angle plus ADE plus AED is equal to 180. So A plus 45 plus 45 is equal to 180. So A is equal to 90. That is very geometry. But अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते R1 plus R2 is equal to A, तो और भी जल्दी होता. R1 is what? 45. R2 is 45. So A is equal to 45 plus 45 means 90 degree. So that was the way how we have used the condition of minimum deviation. तो minimum deviation के condition में more important is that you should remember this diagram. अगर आपको फॉर्मूले से एक बार भूल गए तो फॉर्मूले डिड्यूस कर लेंगे अगर ये डायग्राम है तो. Example next. A prism angle 74 degree and material of refractive index 1.6 is immersed in a liquid of refractive index 1.2. Find the minimum deviation. मतलब एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 74 है, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.6 है. इसको हमने एयर में रख के किसी लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है. तो यहाँ बस ध्यान देने वाली बात है, जो प्रिज्म का म्यू अभी तक लेते आए थे वो विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लेना है. तो म्यू की जगह क्या आएगा? 1.6 अपॉन 1.2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट वी हैव सीन इन प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन. सो व्हाट वी कैन सी, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन A/2. ये रिजल्ट था. हमें मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है. ए दिया हुआ है, म्यू मालूम है, म्यू क्या होगा? 1.6 upon 1.2. So you have value of this 1.6 upon 1.2. डेल्टा मिन आपको फाइंड करना है. ए मालूम है 74 डिग्री. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सिंपली. सो इन द वे एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू आउटर. देयरफॉर म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू outer is equal to sin delta min by 2 plus A/2 upon sin A/2. Now substitute value. Mu prism 1.6, mu outer 1.2, sin delta min plus A 74/2 and 74/2. 74/2 is how much? 37 degrees. Is it clear? And sin 37 is what? 3/5. And 1.6 upon 1.2 is 4/3. So let us substitute the values here. Sin delta min प्लस 37 इसको कर दिया हमने. ये क्या होगा? 1.6 1.2 इंटू साइन 37. ये हमने इधर लिख दिया. डेल्टा मिन बाई 2 अलग कर दिया, 74/2 अलग करते 37 कर दिया. ये और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई विद साइन 37 एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ये हो गया 4/3 इंटू 3/5. 3 and 3 कैंसिल, 4/5. एंड 4/5 इज साइन 53 डिग्रीज. अब यहां से आप देखिए सीधे आप इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहां से निकाल सकते हैं. क्योंकि यहां हमने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे एंगल्स की एक्यूट वैल्यू ही पॉसिबल है, तो इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है. तो ये डेल्टा मिन बाई 2 प्लस 37 इज इक्वल टू 53. सो डेल्टा मिन बाई 2 इज इक्वल टू 53 माइनस 37 मीन्स 16 डिग्री. 53. सो व्हाट इज दैट? Delta min is equal to 32 degrees. So minimum deviation is 32 degree in this case. So here this result we have used. Small angle prism.
अब इस स्मॉल एंगल प्रिज्म दिखता कैसे है, पहले एक इमेज फोटोग्राफ के सारे देखें इसको। ये एक फोटोग्राफ ट्राई किया है। एक्चुअली ये प्रिज्म है, ये यहाँ से अगर देखें ये इतना प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म का बेस होगा और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनके बीच में देखिए बहुत छोटा एंगल है दिस। तो ये एंगल इतना छोटा होता है कि कई बार हमें ये प्रिज्म जैसा वेज दिखता ही नहीं है, हमें लगता है ग्लास प्लेट है। कई बार इतना, सपोज ये एंगल 1 डिग्री का हुआ तब तो उसको देखना बहुत मुश्किल होगा, और जनरली ये एंगल 1-2 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख जाए इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़े एंगल का प्रिज्म लिया। ये अबाउट 5 to 6 डिग्रीज है। यूजुअली ये 1 से 2 डिग्री होता है। एंड इनका यूज क्या, लेट अस सी हियर। स्मॉल एंगल प्रिज्म्स A is of the order of 10 or smaller are used to produce deviation. Therefore, it is desired that most of the incident light must be transmitted. मतलब समझिए, ये जो इस टाइप के प्रिज्म है A of the order of 10 डिग्री मैथमेटिक ले सकते हैं, बट इससे छोटा जनरली ये 1-2 डिग्री के आसपास होता है, बट हमने कहीं हो सकता है 7 डिग्री ले लें, 8 डिग्री ले लें, उनको भी स्मॉल एंगल प्रिज्म लेंगे। इन प्रिज्म का केवल और केवल पर्पस डेविएशन बनाना है, करना है। इनको कहीं भी उस स्पेक्ट्रम, वो 7 कलर्स अलग करने के लिए यूज नहीं करते, डेविएशन के लिए यूज करते हैं। अगर लाइट को डेविएट ही करना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो लाइट ब्राइटनेस आ रही है वो लॉस ना हो, उसका एनर्जी का लॉस ना हो, मतलब मोस्ट ऑफ लाइट उसके आर पार हो जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। आप जरा देखें, मोस्ट ऑफ लाइट आर पार हो जाए। जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो वहां एक चीज क्वालिटेटिव डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही रिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ध्यान दें, मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। स्मॉलर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉलर इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स मोर इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब रे जितना नॉर्मल के पास एंगल बनाती हुई आएगी उतना ज़्यादा उसका एनर्जी अंदर ट्रांसमिट होगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना एनर्जी अंदर ट्रांसमिट बहुत कम होगी। मतलब अगर इस प्रिज्म को हम केवल डेविएशन के लिए यूज करें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाए, मतलब रिफ्लेक्शन पहले फेज पे कम से कम हो अमाउंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें बहुत छोटा लेते हैं, अबाउट 15 डिग्री, 10 डिग्री लाइक दैट, तो मैक्सिमम से 30 डिग्री, नॉट मोर देन दैट। की आई, अब देखिए रिफ्लेक्शन के वक्त हमने ये बात की थी, और इन सब चीज़ों को यहाँ ऐसी बातें समझने में काम आती हैं। रिफ्लेक्शन का अमाउंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला, यस देयर आर मैथमेटिकल रिलेशन, बट वो सारे हमारे बियॉन्ड ऑफ स्कोप हैं। बट ये क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग हमें इन चीज़ों को समझने में काम आएगी। सो नाउ इट इज क्लियर कि ये जो स्मॉल एंगल प्रिज्म है डेविएशन के लिए काम आते हैं मेनली, तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी एनर्जी फर्स्ट फेज पे आई उतनी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा या उतना कम ट्रांसमिशन होगा, और जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा। इसको आप याद कर सकते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। आप सब लोगों ने पानी पर पत्थर फेंके होंगे, याद करो। हम थोड़ा झुक के पानी के सहारे ऐसे बहुत जोर से पत्थर फेंकते थे, और पत्थर वो कई बार टप, मतलब उस पर बाउंस करता हुआ पानी पे 4, 5, 6 बाउंस लिया कर, जितना जोर से और जितना हम ग्राउंड के पैरेलल फेंकते थे उतने ज़्यादा बाउंस होते थे। और उसी पत्थर को नॉर्मली फेंक दो, सीधा पानी के अंदर चला जाएगा। मतलब यहाँ भी है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा उतनी ज़्यादा बाउंसिंग, मतलब उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली वही एनालॉजी लाइट में भी है या वेव्स में है। मोर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज रिफ्लेक्शन। लेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेस रिफ्लेक्शन मीन्स मोर ट्रांसमिशन। तो ये जो बात थी कि स्मॉल एंगल प्रिज्म में जब इनको यूज करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बहुत कम लेंगे, 10 से 15 डिग्री। Since at larger angle of incidence, more light is reflected back, the angle of incidence of these prisms must be kept very small. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम ही रखना पड़ेगा, जो अभी हमने बात समझी। अब दूसरी बात,
For very small angle of incidence, the angle of emergence will also be very small. दोनों ही छोटे होंगे. Therefore, the angle of deviation delta is equal to I plus C, ये भी बहुत छोटा होगा. तो स्मॉल एंगल प्रिज्म में एंगल I को बहुत छोटा रखना पड़ेगा. क्यों? ट्रांसमिशन ज़्यादा हो, रिफ्लेक्शन कम हो. I बहुत छोटा तो E भी बहुत छोटा होगा. I और E बहुत छोटा और A बहुत छोटा है, दो बहुत छोटे नंबर का डिफरेंस भी बहुत छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नहीं हो सकता. इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो, बट होगा छोटा. सो स्मॉल एंगल प्रिज्म में डेल्टा, I, E सब बहुत छोटे छोटे होते हैं. नाउ व्हाट वी कैन सी, डेविएशन इन स्मॉल एंगल प्रिज्म. डेविएशन कैलकुलेट करना. देखिए ये प्रिज्म हमने पूरा नहीं शो किया क्योंकि बहुत छोटा एंगल अगर एकदम एपेक्स से जाते तो बहुत लंबा फिगर बन जाता. हमने यहाँ से पोर्शन शो कर दिया जितना हमें रिलेट इंटरेस्ट है. ये एंगल वैसे बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं, बहुत कम होता है, बट इससे भी छोटा बनाएंगे तो यहाँ डायग्राम में ये दोनों रेज आपस में मर्ज जाएंगे, इनको बनाना दिखाना मुश्किल होगा. तो ये एंगल साफ साफ दिखते रहे, इसलिए हमने ऐसा थोड़े से बड़े एंगल ले लिए. सो हियर स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. So what we have, employing small angle approximations, what sin theta is approximate theta we get mu ना मतलब 1, sin theta 1 plus I, so 1 into I, so ये I होगा केवल. यहाँ पे mu into R1, so mu R1, so sin I is equal to mu sin R, so what we get here, I is equal to mu R1. तो ये हमने पहली कंडीशन. सिमिलरली स्नेल्स लॉ हम सेकंड फेज पे लगाएंगे रिफ्रैक्शन में और वहां भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. स्नेल्स लॉ एट द सेकंड रिफ्रैक्शन, व्हाट, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. so what is that, mu sin R2 is equal to sin E. अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन sin R2 R2 हो जाएगा और sin E E हो जाएगा. so E is equal to mu R2. So small angle approximation, what we get, E is equal to mu R2, equation number 2. Now we put these values in delta. What is delta? I plus E minus A. Making substitution from equation 1 and 2 in the expression for deviation, we get delta is equal to I plus E minus A. I की जगह mu R1 and mu R2, mu common, so R1 plus R2 minus A, and R1 plus R2 is again A. So what we get here, mu A minus A, we can take A common. So what we get, delta is equal to mu minus 1 into A, and that is very important result, deviation from a small angle prism, mu minus 1A. It will be used so many times. और स्मॉल एंगल प्रिज्म के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. तो अब देखिए ये थोड़ा समझने वाली बात थी कि स्मॉल एंगल प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा क्यों रखा. इन सब बातों को समझिए और तभी ये रिजल्ट आएगा, इसको आप ध्यान रख पाएंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे. नाउ आज होमवर्क की बात कर लें. एक तो सारे एग्जांपल्स और सारी बातों को रिवाइज करें. अब इसमें इनको रिवाइज करते हुए दोनों अप्रोच ध्यान रखें. फार्मूले जो हैं स्टैंडर्ड, उनके साथ साथ आप एक के बाद एक प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन कैसे कंसिडर करते हुए सॉल्व कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखें. दोनों ही अप्रोच आपके माइंड में बिल्कुल एक साथ चलनी चाहिए. आप दोनों में इक्वली कंफर्टेबल होने चाहिए. अब होमवर्क क्वेश्चन नंबर 27 to 36 फ्रॉम चैप्टर 18 SCB ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज में अब हम जब अगली क्लास में मिले तो 1 to 36 हम मान लें कंप्लीट हो गया. कुछ आपको होमवर्क मैंने मॉड्यूल से दिया था, मॉड्यूल ग्रुप पे डाल दिए थे. इतना अश्योर कर लें अगली क्लास तक ये होमवर्क पूरा हो जाए. किसी को कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट. और अगर व्हाट्सएप पे बाई चांस मेरा ध्यान नहीं जा रहा है तो आप कॉल कर लें फोन. एंड आपका मिस कॉल होगा, मैं मतलब कॉल वैसे मैं रेस्पॉन्ड करूँगा. कोई मिस कॉल होगा तो मैं कॉल बैक कर लूँगा. मान लो किसी ने कोई डाउट पूछा हो और अभी मैं व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं दे पाया हूँ, कोई व्हाट्सएप कहीं पर ध्यान नहीं आता, तो आप मुझे कॉल करके रिकॉल याद दिला दें. मैं आपके डाउट्स का सोल्यूशन भेजूंगा. हो सकेगा तो मैं वहीं फ़ोन पे क्लियर कर दूंगा. किसी भी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें और नेक्स्ट क्लास तक ये SCB के चैप्टर नंबर 18 का 1 to 36 एक्सरसाइज और मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज दी थी
आपको ध्यान हो लास्ट होमवर्क हमारा एक्सरसाइज 4A से था 1 to 12 क्वेश्चन, उतना तक कंप्लीट कर लें और अपने डाउट पूछ लें। थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।